यदि हम तीसरे प्रकार के माउंटेन्स के बारे में कहें तो वो गुंबद आकार पर्वत है, डोम माउंटेन्स हैं। इनके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि इनकी आकृति कैसी होगी, गुंबद के समान, गुंबद के समान आकृति होगी। इस तरीके से गुंबद के आकार की इस प्रकार के माउंटेन्स होंगे। तो जो गुंबदाकार माउंटेन है उनकी आकृति कुछ इस प्रकार से होगी। कुछ उदाहरण हम समझते हैं। ये आपके सामने जो एक पर्वतों की श्रृंखला नजर आ रही है, ये गुंबदाकार माउंटेन्स का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इसमें पर्वतों की वास्तव में आकृति किस प्रकार से है, गुंबद के समान है। यदि हम आगे इसी को समझने की कोशिश करें कि गुंबदाकार माउंटेन्स जो है इनका विकास कैसे होता है, तो यहां पर आपको स्पष्ट आ रहा है कि ये जो गुंबद है ये का आंतरिक भाग यदि देखें तो इस प्रकार से लेयर्स हैं, और जो उसका जो बीच वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा वास्तव में आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार के गुंबदाकार जो पर्वत है इनका निर्माण फोल्ड्स और फोल्ड्स के स्थान पर भूगर्भ से निकलने वाला जो तृप्त मैग्मा है, ये मैग्मा जब धरातल के काफी निकट आ जाता है, चूंकि उसमें गर्म होता है, उसके साथ काफी गैसें मिली होती हैं, ये क्या करती हैं, जो सामान्य हमारी भूपृष्ठ है, ये इस प्रकार से सामान्य भूपृष्ठ है, अंतरतम से जो मैग्मा आता है जो गर्म होता है, जिसमें काफी गैसेस भी होती हैं, एक प्रेशर होती है, ये इस डोम के ऊपर, ये जो ऊपरी जो परत है इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की आकृति भी बनती है, और जिसको हम लेकोलिथ, बैथोलिथ वगैरह कहते हैं, और इसकी वजह से इसमें बैंड्स पड़ जाते हैं और इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाती है। और उसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये सब इस मैग्मा के द्वारा जो तृप्त था बाद में ठंडा होने की वजह से भर दिया जाता है। ये ऊपर वाली जो परतें हैं धीरे धीरे अवसादीकरण के द्वारा, धीरे धीरे अनाच्छादन की प्रक्रियाओं के द्वारा नष्ट होता चला जाता है, और हमें ये जो बीच का जो डोम है ये स्पष्ट रूप से दिखने लग जाता है। इसी प्रकार के पर्वतों को गुंबदाकार या डोम शेप्ड माउंटेन्स कहा जाता है। जो नेक्स्ट माउंटेन्स का प्रकार है वो है संग्रहित पर्वत, माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन। संग्रह शब्द से स्पष्ट है कि किसी न किसी जो तत्व है उनका संग्रह किया गया होगा। ये पर्वत वास्तव में ज्वालामुखीय पर्वत होते हैं। ज्वालामुखी वाले जो अध्याय में आप लोगों ने अध्ययन किया है कि ज्वालामुखी धरातल के केंद्र से निकलने वाले, ये मान लीजिए धरातल है, और धरातल के नीचे भूगर्भ से जो गर्म तृप्त लावा होता है ये किसी एक भाग से होकर जब बाहर की तरफ निकल जाता है मैग्मा, वो लावा के रूप में उसे जाना जाता है। यदि ये बहुत अधिक प्रेशर होता है तो ये एक विस्फोट के साथ बाहर निकलता है और अपने साथ राख, चट्टानों के टुकड़े, गैस आदि को लेते हुए बाहर निकलता है, और उसका जो संग्रहण है वो आसपास के क्षेत्र में करता चला जाता है। धीरे धीरे आसपास का क्षेत्र जो है ये इस जो मटेरियल जो है ज्वालामुखी से निःसृत जो पदार्थ है उनसे भरता चला जाता है। फिर दोबारा जब ज्वालामुखी क्रिया होंगी तो इस पहले वाले मटेरियल जो है उसको अंदर विस्फोट होगा, और फिर एक नया जो मटेरियल है उसका जमाव होता चला जाता है। धीरे धीरे विभिन्न लावा की और अन्य पदार्थों की परतें बनती चली जाती है, और इस प्रकार से एक गुंबदाकार या शंकुनुमा आकृति बन जाती है। चूंकि आसपास के स्थल से ऊपर है इसलिए इसको पर्वतों की संज्ञा दी जाती है। इस पर्वत का निर्माण विभिन्न पदार्थों के संग्रहण की वजह से हुआ है। खासकर ज्वालामुखीय पदार्थों के लिए इसको संग्रहित पर्वत श्रृंखला के रूप में कहा जाता है। आपके सामने एक जो ग्राफ के अंदर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो नीचे धरातल से जो मैग्मा उभर कर सामने आ रहा है, ये मैग्मा जब धरातल से बाहर निकलता है तो अपने साथ जो पदार्थ है उनको बाहर निकालता है, और धीरे धीरे उस पदार्थ का जमाव इसी मैग्मा चैम्बर के चारों तरफ होता चला जाता है, और वो एक कोन शेप्ड बना लेते हैं जिसकी वजह से इसका निर्माण होता है। ये एक उदाहरण है। कई विश्व में कई ऐसे ज्वालामुखीय पर्वत हैं जो वास्तव में ज्वालामुखीय पदार्थों के संग्रहण या एक्यूमुलेशन से बने हैं, जैसे फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी आदि, विसुवियस आदि माउंटेन्स जो हैं ज्वालामुखी पर्वत, वो वास्तव में संग्रहित पर्वतों का उदाहरण है। इसमें फोल्ड्स आदि का कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, बल्कि महत्वपूर्ण भूमिका इसमें ज्वालामुखी और उसकी गतिविधियों की होती है।
अवशिष्ट या घर्षित पर्वत, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि जो नए पर्वत, मौलिक जो पर्वतों का निर्माण होता है, इनके जैसे ही इनका निर्माण होता है, ये शिलाकृतियां अपने आसपास के क्षेत्र से बाहर ऊपर उभर कर सामने आती हैं। इनके ऊपर विभिन्न अनाच्छादनात्मक और अपर्दनात्मक शक्तियां कार्य करने लगती हैं और इनके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। धीरे धीरे अनाच्छादन की जो प्रक्रिया है, उसके द्वारा इसका जो अवसादों के रूप में इसका भाग जो है वो हटता चला जाता है, इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है और ये अवशेषों के रूप में बहुत समय गुजर जाने के बाद ये केवल अवशेषों के रूप में ही शेष रहते हैं। इन्हें अवशेषी पर्वतों के रूप में जाना जाता है। जैसे अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला मैंने कहा कैलिडोनियन काल की है, बहुत पहले समय में इसका निर्माण हुआ था। वर्तमान से लेकर, इतिहास से लेकर वर्तमान तक इसका काफी अधिक अपर्दन हो चुका है और मूल जो स्वरूप था वो नष्ट होकर अब केवल अवशिष्ट रूप में ये बच गई। तो अवशिष्ट जो है या पर्वत श्रृंखला जो है, उन्हें एक अलग रूप में रखा जाता है, क्योंकि ये मूल रूप में ऐसी नहीं थी, किसी अन्य रूप से था और बाद में इसका रूप जो है वो बाह्य जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा इसका इस रूप में निर्माण किया गया है। एक अन्य प्रकार के माउंटेन्स जो पर्वत हैं वो भी इसी के अंतर्गत रखे जाते हैं, जिन्हें हम घर्षित पर्वत कहते हैं। ये घर्षित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, थोड़ा हमें समझना है। हो सकता है प्रारंभ में कोई एक उच्च भूभाग रहा हो, ये उच्च भूभाग पठार भी हो सकता है या ये उच्च भूभाग कोई पूर्व का पर्वत भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों ही स्थिति में यदि उसके मध्य में कुछ भाग आग्नेय चट्टानों का है जो कि कठोर चट्टानों से मिलकर बनी हुई है, इसका जो मूल है, यदि इसके मूल में कठोर चट्टानें हैं और ऊपर की तरफ कोमल अवसादी चट्टानें हैं, तो ऐसी स्थिति में अपर्दन की शक्तियां इसके जो बाह्य कोमल अवसादी चट्टानें हैं इनको नष्ट कर देगी, इनको अवसाद के रूप में वहां से हटा देगी। केवल जो आंतरिक भाग जो है वो क्योंकि कठोर है, इसलिए अवसादी इसलिए अपरदनात्मक शक्तियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता, बचा रह जाता है। तो एक नई पर्वत श्रृंखला जो वास्तव में मूल रूप में ऐसी नहीं थी, लेकिन अनाच्छादन की प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित हुई है, इसलिए इनको एक अलग कैटेगरी में, अलग समूह में रखा जाता है, जिन्हें अवशिष्ट कहा जाता है। ये जो उदाहरण आपके सामने है, ये इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि ये जो पर्वत श्रृंखला है वास्तव में ये पूर्व में इस प्रकार से नहीं रही होगी। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, कठोर है, इसलिए अपर्दन से बच गया और इसके जो बाकी हिस्सा था वो अपर्दित हो गया और एक नई तरीके की पर्वत निकल के सामने आया है जो कि घर्षित पर्वत समूह के अंतर्गत इसको रखा जाता है।